फ्लोरिडा में मैं था और मैं ऑरलैंडो से मियामी जा रहा था और एक टैक्सी ड्राइवर से मैंने बात की कि मुझे यहाँ से वहाँ छोड़ दे, तो उसने कहा जी बैठिए, और गाड़ी में बिठा के तो वो सीधा एक पेट्रोल पंप पे गया और पेट्रोल पंप पे उसने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया और साथ उसने 1 दर्जन रेड बुल लिए। तो मैंने उससे पूछा कि ये तुमने वहाँ कहीं डिलीवर करने हैं किसी को या किसी के लिए ले रहे हो? तो उसने कहा नहीं, ये मैं मुसलसल पीता रहूँगा और फिर गाड़ी चलाऊँगा। और इतनी देर में उसने गाड़ी स्टार्ट की और 2 रेड बुल जब उसने अंदर फेंके तो गाड़ी भी वो अंधाधुंध चला रहा था। तो मैंने अगले पेट्रोल पंप पे उसको कहा कि ज़रा तुम मुझे यहीं उतार दो, और उसने कहा कि क्यों, क्या हुआ? तो मैंने कहा कि यू आर नॉट ए सेफ ड्राइवर। तो उसने कहा अच्छा नहीं, मैं और नहीं पीऊँगा। मैंने कहा मैं और बैठूँगा भी नहीं। तो रेड बुल और कैफीन ये 2 नशे हैं जिनकी आपस में कम्बिनेशन है और दोनों डेंजरस हैं, और माशरे में इनका इस्तेमाल इतना आम है कि फेमिलियर होने की वजह से इन्हें ख़तरनाक नहीं समझा जाता। कुछ चीज़ें जो फेमिलियर होती हैं उनके अंदर ख़तरनाकी हम कम महसूस करने लगते हैं। अजनबी चीज़ों से हम ज़्यादा ख़तरनाकी महसूस करते हैं, हम डेंजर महसूस करते हैं अजनबी चीज़ों से। अगर आप ट्रेन में बैठें या जहाज़ में बैठें तो कोई मुसाफिर आके साथ बैठे तो आप 5-6 दफ़ा उसे ऐसी नज़र से देखते हैं जैसे उसका आप एक्सरे कर रहे हैं, और 2-3 घंटे बाद आप फिर सलाम दुआ हो जाती है, फिर कुछ बातें शुरू हो जाती हैं, फिर आप कहाँ जा रहे हैं, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, ये बातें होती हैं और आपको सडनली वो लगता है कि ये कोई ख़तरनाक नहीं है। फेमिलियरिटी बहुत बड़ा धोखा है। फेमिलियरिटी जो है इतना बड़ा धोखा है कि हम सबको इससे केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी कोई चीज़ की फेमिलियरिटी होगी, आप टीवी पे एक एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और उसके बाद आप अलफता जाते हैं और वो चीज़ वहाँ पड़ी है और अब आप उससे फेमिलियर है, आप उस चीज़ को ख़रीदना चाहेंगे। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को पहले कभी नहीं देखा तो आपको कभी भी वो चीज़ ख़रीदने की ख्वाहिश नहीं पैदा होगी। फेमिलियरिटी। इसी तरह लोग बाज़ औक़ात क्लास फेलो होते हैं और लोग उनको दिल दे बैठते हैं क्योंकि फेमिलियरिटी हो जाती है। रोज़ाना देखते हैं कि ये क्लास में एक लड़का है जो सिगरेट पीता है, जो चरस पीता है, जो डांस वांस भी अच्छा करता है, जो बहुत सोशल है और क्लास में जाने से परहेज़ करता है। सारी क्वालिटीज़ उसमें होती हैं जो दिल ना देने वाली हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिल उनको दिए जाते हैं। और कोई लड़का जो सीधा क्लास में जाता है और जाके तो अगली लाइन में बैठता है और पढ़ाई पर तवज्जो देता है, तो उसको कोई दिल नहीं देता। तो एक नुक्ता याद रखिए कि जो फेमिलियरिटी है, जो शनासाई है, ये हमें धोखा खाने पे मजबूर करती है। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम हर दफ़ा अपने उस प्यारे की बात में कैसे आ जाते हैं जो हर दफ़ा झूठ बोलता है, हर दफ़ा वादे तोड़ता है। तो वही जो हर दफ़ा वादे तोड़ता है हमारा अपना लख्ते जिगर, लेकिन चूँकि वो फेमिलियर है, हमने उसे झूले में से झुलाना शुरू किया था और वो फेमिलियर है, वो जाना पहचाना है, उसके साथ हमारा एक रिश्ता है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो झूठ बोलता है या वादे तोड़ता है या कस्में तोड़ता है या वो किसी न किसी तरीके से चोरी चकारी में मुलव्वस है या हमारे साथ वो जुराइम करता है। और हम आम तौर पर अजनबियों से हिफाजत करते रह जाते हैं, और जो सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है वो अपनों से होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारी जान को ख़तरा अजनबियों से नहीं होता, अपनों से होता है, वाक़फ़ों से होता है, और वाक़फ़ों में से घर वालों से ज़्यादा जान का ख़तरा होता है। और घर वालों में डॉक्यूमेंटेड है कि सबसे ज़्यादा जान का ख़तरा मियाँ को बीवी से और बीवी को मियाँ से होता है। ये डॉक्यूमेंटेड है, मैं नहीं कह रहा। जान का ख़तरा आप गूगल पे जाके तो शुमारियाती जायज़ा ले लीजिए कि दुनिया के किसी भी मुल्क में
जो सबसे ज़्यादा मर्डर्स हैं वो मियाँ के हाथों बीवी का और बीवी के हाथों मियाँ का होता है, फेवरेट मर्डर। लेकिन इससे भी ज़्यादा जब मैं ये बात करूँगा तो आप चौंक उठेंगे कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हमें जान का ख़तरा अपने आप से होता है। क्योंकि दुनिया में इतने मर्डर नहीं होते जितनी सुसाइड्स होती हैं। दुनिया में हर साल 5 लाख लोग दूसरों के हाथों मारे जाते हैं और 10 लाख लोग अपने हाथों मारे जाते हैं। तो आपको समझ में आ गई कि फेमिलियरिटी, जहाँ जान पहचान हो बंदा वहाँ गाफिल होता है। इसका ताल्लुक बैरूनी हालात से है ही नहीं जी, बिल्कुल अंदर से ना मर्डर का ताल्लुक हालात से है, न सुसाइड का ताल्लुक हालात से है। जब कोई बंदा किसी को मर्डर करता है तो किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया होता कि जिससे मर्डर बनता है, और जब कोई बंदा सुसाइड करता है तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया होता कि वो सुसाइड करे। ये सिर्फ केमिकल इम्बैलेंस है जो उसकी मर्ज़ी का रुख उसके ख़िलाफ़ मोड़ देता है। और इसी तरह ये जो केमिकल लड़ाई पे आमादा करते हैं, इसी तरह कुछ केमिकल मोहब्बत पे आमादा करते हैं। जो मैं बता रहा था कि कोई फेमिलियर है और उसमें कोई खूबी नहीं है, सिर्फ यह है कि वो इर्द गिर्द नज़र आता है, कोई ख़ास वजह नहीं है उससे प्यार करने की। वो सीढ़ियाँ उतर हैं और किताबें हाथ से गिरी हैं और उसने उठा के पकड़ाई हैं और मोहब्बत हो गई। इस तरह और बहुत सारे मौक़ों पे, ये मेहंदियों शादियों में कोई लड़का है जो डांस बहुत अच्छा करता है तो सब लड़कियां जो इर्द गिर्द होती हैं वो उसको दिल देने के बारे में सोच रही होती है, सिर्फ इसलिए कि वो डांस बहुत अच्छा करता है। तो फेमिलियरिटी डेंजरस स्टफ़ है। और दूसरी बात आपको ये समझ लेनी चाहिए कि हमारा मूड केमिकल पे डिपेंड करता है और वो केमिकल हमारे हाथ में है। हम चाहें तो उन केमिकल्स को तेज़ कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, उन केमिकल्स को ऊंचा नीचा कर सकते हैं। खुशी के केमिकल चाहें तो ज़्यादा बना सकते हैं, चाहे तो गम के केमिकल को बनने से रोक सकते हैं। और ये इसके लिए कोई बहुत बड़े इक़दामात करने की ज़रूरत नहीं कि जैसे आजकल सर्दियों के दिन हैं तो अगर आप धूप में बैठे तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो इसका मतलब है कि हमारे धूप में बैठने से कोई केमिकल बनते हैं जो कि हमें अच्छा फ़ील करने में मदद देते हैं। और इसके अलावा हमें बहुत सारी चीज़ों में मज़ा आता है और हम सब मज़े से वाकिफ़ हैं और हम सब मज़े को पसंद भी करते हैं। खुशी के लिए ये जो तरीक़ा इस्तेमाल किया जाता है दुनिया में, ये जो ड्रग्स का तरीक़ा इस्तेमाल किया जाता है, ये अल्कोहल का तरीक़ा खुशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो खुशी है वो आपके हाथ में है, आपकी विल के हाथ में है। आपके पास विल है जो कि खुशी दे देती है। और ये सिर्फ इंसानों के साथ है कि उनकी विल है, खुश रहने के लिए उनके पास विल है। दूसरे जानदारों के पास इंस्टिंक्ट है, विल नहीं है। वो खुश होते हैं तो इंस्टिंक्ट की वजह से खुश होते हैं, अगर वो नाराज़ होते हैं तो वो इंस्टिंक्ट्स की वजह से नाराज़ होते हैं। इंसान अपनी मर्ज़ी से भी खुश हो सकता है और आप में से हर कोई, जो भी मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं, आप में से हर कोई अपनी मर्ज़ी से खुश होता रहा है और आप जब चाहें अपनी मर्ज़ी से खुश हो सकते हैं और आप ऐसा करते रहें। आप में से कोई एक भी नहीं होगा कि जो इस तजर्बे में से ना गुज़रा हो कि वो खुश होना चाहता था और वो हो ना सका। जब आपके घर में मेहमान अचानक आ जाते हैं, सरप्राइज़ देते हैं, तो क्या आप उन्हें खुश होकर दिखाते हैं कि नहीं? चाहे आप अपने घर में लड़ाई डाल के बैठे हों, लेकिन अगर आपके घर में कोई दोस्त अहबाब, कोई थिक एंड थिन, कोई भी हालात ऐसे होते हैं जिसमें लोग आते हैं आपके किथ एंड किन, तो वो आप उनको खुश होकर मिलते हैं, चाहे उससे थोड़ी देर पहले आप आपस में लड़ाई कर रहे हो। मिसाल के तौर पर अगर आप स्माइल करें, अगर से कोशिश करके करें, तो फ़र्क तो पड़ता है। दूसरा जवाबन स्माइल करता है तो फिर आपको असली स्माइल भी आ जाती है। जो लोग कोई नशा छोड़ते हैं या कोई आदत छोड़ते हैं या खाना खाना कम करते हैं,
तो उनको मूड और मिजाज की दुश्वारियाँ आती हैं। अगरचे आप सब ने ये सोचा था कि हमारा बेटा या हमारी बेटी या फैमिली मेम्बर जब नशा छोड़ेगा तो बहुत खुशबाश नज़र आएगा, तो जब किसी बंदे को ड्रग करके मज़ा नहीं आता और या थोड़ी देर के लिए मज़ा आता है और फिर वो बेचैन हो जाता है या वो चिड़चिड़ा हो जाता है या जिसे हैंगओवर कहते हैं या जिसे कहते हैं स्टोन्ड होना, ये मुख्तलिफ टर्म्स हैं। जैसे कोई शराब पीता है रात को तो सुबह उसके जिस्म में जहरीले मादे बन चुके होते हैं और वो हैंगओवर में होता है। ये आफ्टर इफ़ेक्ट है रात की शराब का, सवेर को ये आफ्टर इफ़ेक्ट है। तो इसका मतलब है कि रात को जब शराब पी थी तो मज़ा आया था, लेकिन सुबह उठे तो सर फट रहा था और ज़ुबान फूली हुई थी और खुशक थी और नब्ज़ तेज़ चल रही थी, दिल तेज़ धड़क रहा था और चिड़चिड़ापन था और सर दर्द कर रहा था। तो इसको हम हैंगओवर कहते हैं। और हैंगओवर इसलिए होता है कि जिस्म ने शराब को सही तरह प्रोसेस नहीं किया और शराब को जहरीला कर दिया या जहरीले मादों में बदल दिया। तो जो लोग चरस पीते हैं तो उनका जो हैंगओवर है उसको हम कहते हैं स्टोन्ड होना, स्टोन्ड, पत्थर का हो जाना, यानी पत्थर का सा हो जाना। तो असूली तौर पर जब कोई बंदा नशा करता है तो उसको मेहरबान होना चाहिए। और बहुत से घरों में इंतज़ार किया जाता है कि हमारे घर का सरबराह नशा कर ले तो इससे कोई फरमाइशी प्रोग्राम करेंगे। तो तसव्वुर ये किया जाता है कि कोई नशा करेगा तो वो अच्छा फ़ील करेगा, लेकिन अगर कोई नशा करे और बुरा फ़ील करे तो ये एडिक्ट है। जो भी बंदा नशा करने के बाद अगले 24 घंटे में बुरा महसूस करता है तो इसका मतलब है कि वो एडिक्शन की बीमारी में है, वो यूज़र नहीं है। और इसी तरह हर नशे का यही होता है। कोकेन के नशे में जब कोई बंदा जिसे जैसे कहते हैं स्टोन्ड हुआ है या जैसे कहते हैं कि ये हैंगओवर हुआ है, कोकेन के नशे में चंद घंटे के बाद, अगले 24 घंटे के बाद वो कैसा महसूस करता है, जिसको नेमुल बदल कहा जा सके स्टोन्ड का। 20-25 मिनट बाद भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा देर बाद होता है। आमतौर पर इसे कहते हैं केंड होना या चेंड होना। चेंड होना, चेंड होने का मतलब है कि आप उसके अंदर गर्दाब में फंसे हुए हैं और आपको शक पड़ रहा है कि चारों तरफ मेरे ऊपर कोई ख़तरा है और कोई मेरे पे अटैक करेगा, तो बेहतर है कि मैं ही उस पर अटैक कर दूँ। और इस तरह हर नशा जो यूज़र करते हैं वो उनके ऊपर असर और तरह होता है। और जो एडिक्ट करते हैं, जिस्मानी ख़राबी वाले लोग, एडिक्ट वो होते हैं जिनको जिस्मानी बीमारी होती है, नशे की जिस्मानी बीमारी। उनका जिस्म नशे को सही तरह प्रोसेस नहीं कर सकता और वो चंद लम्हे, चंद मिनट, 1-2 घंटे उनके निस्बतन बेहतर गुज़रते हैं और उसके बाद वो बुरे हालों की तरफ चले जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे लोग भी होते हैं जिनको नशे के अलावा कोई बीमारी भी होती है, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर, जैसा कि डिप्रेशन या एंग्ज़ाइटी। तो जो लोग एंग्ज़ाइटी में होते हैं तो नशा करने के बाद कोई भी नशा उनके ऊपर एंग्ज़ाइटी को बदल देगा पैरानोया के अंदर। और जब वो नशा छोड़ देते हैं तो एंग्ज़ाइटी उनको तंग करती है। मैंने पिछले दिनों देखा कि एक फैमिली को ये शक पड़ गया कि उनके घर का जो बच्चा है वो ऑटिज़म का शिकार है, 2 साल का, जो उनको वैसे ही शक पड़ गया और सारा ख़ानदान बहुत परेशान हुआ और कई डॉक्टरों से मिला जिन्होंने उनकी तसल्ली की कि आपके बच्चे को ऑटिज़म नहीं है। ऑटिज़म बच्चों की एक बीमारी होती है जिसमें बच्चे दुनिया के साथ रिश्ता नहीं बना पाते, बस अपने अंदर मगन रहते हैं। तो उन्होंने बहुत से डॉक्टरों से रब्ता किया, डॉक्टरों ने उस बच्चे को देखा, तसल्ली की और कहा कि नहीं, इसको ऑटिज़म नहीं है। लेकिन घर जाने के बाद वो एक नए डॉक्टर की तलाश में रहते थे। ऐसे ही करते करते वो मेरे पास आ गए और उन्होंने कहा जी हमारे बच्चे को ये मसला लगता है, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये बच्चे को ऑटिज़म है कि नहीं। मैं कहा नहीं, मुझे नहीं पता कि बच्चे को ऐसा कुछ है कि नहीं, क्योंकि मुझे उसका कोई ख़ास तजर्बा नहीं है।
अगरचे उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू देख रखा था 2011 का जो ऑटिज़म के बारे में था, पर मुझे ये पता है कि आपकी जान जो मुसीबत में है तो आप उस मुसीबत में से कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि मसला बच्चे को नहीं है, तकलीफ़ बच्चे को नहीं है, तकलीफ़ आपको है। जब किसी बच्चे को ऑटिज़म होता है उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती, जब कोई बच्चा मेंटली रिटार्डेड होता है तो उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती, जब कोई बच्चा स्किज़ोफ्रेनिक होता है तो उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती, जब कोई बच्चा बाइपोलर डिसऑर्डर में होता है तो उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती, वो मौजें कर रहा होता है। जब कोई बच्चा एडिक्शन में होता है तो उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती, तकलीफ़ फैमिली वालों को होती है, उसको तकलीफ़ बाद में होती है। तो असल जिनको तकलीफ़ होती है उनको कोई भी नहीं कहता कि अच्छा आपको क्या तकलीफ़ है। तो मैंने उनको पूछा कि आपको तकलीफ़ है इस बेचैनी की जो कि बेयकीनी की कैफियत से पैदा हो रही है, बेयकीनी की कैफियत। आपको पक्का नहीं पता कि इसको ऑटिज़म है कि नहीं, आपको नहीं पता आगे जाके इस बच्चे का क्या बनेगा, आपको इसका फ़िक्र है, आपको लगता है कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते इस सिचुएशन को, तो आपको इस बात की बेचैनी है। तो कहते फिर हम क्या करें। मैंने कहा कि अभी तक आप जो कर रहे हैं वो करना छोड़ दें। तो उन्होंने कहा कि हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारे घर के आधे लोग सदक़े के बकरे दे रहे हैं, कुछ लोग नमाज़ें पढ़ रहे हैं और नफल पढ़ रहे हैं, कुछ लोग मज़ारों पे देगे भिजवा रहे हैं, कुछ लोग खैरात कर रहे हैं, कुछ लोग ट्रैंक्विलाइज़र खा रहे हैं, और इसके अलावा हम डॉक्टरों के पास भी जा रहे हैं। मैंने कहा ये सब छोड़ दीजिए। There is no way to know for sure. There is no way to know for sure whether our child is suffering from autism or not. There is no way to know. टेस्ट है ही कोई नहीं, ठीक? There is no way to know. देखिए हम सबको बेचैनी होती है। आज भी एक बच्चे ने मुझे मैसेज भेजा कि मुझे बेचैनी होती है कोरोना की, कि मुझे कोरोना होगा कि नहीं होगा। मेरे फादर को कोरोना हुआ, वो दुनिया से चले गए, पता नहीं मुझे कहीं हो ना जाए। मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं वो कुलवंजी के बीज भी ले रहा हूँ। देयर इज़ नो वे टू नो कि हमें कोरोना होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, होगा तो सिम्टम्स थोड़े होंगे या हमें पता चलेगा कि नहीं चलेगा, या सिम्टम्स ज़्यादा होंगे और हम वेंटिलेटर पर जाएंगे। देयर इज़ नो वे टू नो कि अगर होगा तो क्या होगा और कंट्रोल हम उसको कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, और यकीन भी नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। तो हल इसका क्या है? सिर्फ इस एक फ़िक्रे पे ईमान लाने की ज़रूरत है कि देयर इज़ नो वे टू नो। जब भी बेयकीनी होती है किसी चीज़ के बारे में, या हम पेश गोई नहीं कर सकते कि क्या होगा, या हमें लगता है कि हम शायद कंट्रोल ना कर सकें, जब हम इन सिचुएशंस में होते हैं तो उससे एंग्ज़ाइटी होती है, और इस एंग्ज़ाइटी का हल 10-12 किस्म की चीज़ें हैं जो लोग करते हैं, लेकिन बात बनती नहीं है। मन्नतें मांगते हैं, हम खैरातें करते हैं, हम मज़ारों पे देगें भेजते हैं, हम ट्रैंक्विलाइज़र खा लेते हैं, हम कोई और नशा कर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली थोड़ा वक्त गुज़रता है तो एक फिर वो चीज़ आंखें फाड़ फाड़ के हमारी तरफ देख रही होती है, जो बेचैनी पैदा करने वाली चीज़ है। पर एक फ़िक्रे पे ईमान लाने से सारा मसला हल हो जाता है। एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। जब एंजाइटी होती है तो हम चाहते ही ये हैं कि कोई श्योरिटी दे दे, कोई श्योरिटी दे, और कोई शरीफ आदमी दे भी देता है। हाँ, तसल्लियाँ ही मांग रहे होते हैं, हम तसल्लियाँ मांग रहे होते हैं, और कोई बंदा कहता है मैं तुम तसल्ली देना, तो कहता है अच्छा तू तसल्ली देना, बंदा तो तू चंगा है, चलो मैं फिर राज़ी हो जाना। थोड़ी देर के बाद के अंदर नहीं, इट वॉज नॉट गुड इनफ, मुझे एक और बंदे की तसल्ली चाहिए, मुझे एक और बंदे की, बट देयर इज़ नो वे टू नो। कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में एक सेरेनिटी प्रेयर है, गॉड ग्रांट अस सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट वी कैन नॉट चेंज, courage to change the things that we can, and wisdom
टू नो द डिफरेंस। या अल्लाह हमें सुकून दे कि हम उन चीज़ों को एज़ इट इज़ कबूल कर सकें जिनको हम बदल नहीं सकते, और हमें हिम्मत दे कि हम वो करते रहें कि जो हम कर सकते हैं, और हमें अक्ल सलीम दे कि इन दोनों चीज़ों के दरमियान जो फ़र्क है वो हम देख सकें, फ़र्क देख सकें। देयर इज़ नो वे टू नो। ये बहुत आसान है और ये बहुत मुश्किल है एट द सेम टाइम। ये बहुत आसान है, ये बहुत मुश्किल है कि सिर्फ इतनी बात अपने आप को देखें। आपने ये बात मान ली हुई है कि देयर इज़ नो वे टू फ्लाई, इंसान उड़ नहीं सकते। आप ये बात मानते हैं, इस बात का कभी रंज किया कि छोटी छोटी चिड़ियाँ उड़ती हैं, परिंदे उड़ते हैं, लेकिन हम नहीं उड़ सकते। आपने मान ली ये बात, इस पे कोई गुस्सा गिला नहीं, इस पे कोई गुस्सा गिला नहीं। जो ही आपने ये बात मान ली तो उसके नतीजे में आपने जहाज़ बना लिया। आप खुद नहीं उड़ सकते, लेकिन उड़ने वाली मशीन आपने बना ली। जब आप उस चीज़ को तस्लीम कर लेते हैं कि जो आपके बस में नहीं है, तो एक दरवाज़ा खुलता है दूसरा उस चीज़ का जो आप कर सकते हैं। तो जब हमें बेचैनी होती है कि ये होगा कि नहीं होगा, तो आप अपने आप को तसल्ली देने की कभी कोशिश ना करें कि ये नहीं होगा। देखिए, इंसानों को ये बीमारियां हैं, इनमें से कुछ इलनेस ओसीडी कहलाती हैं। ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को कहते हैं। और फैमिली मेम्बर उसको मशवरे देने लगते हैं, हौसले देने लगते हैं, तसल्लियाँ देने लगते हैं, जिससे वक्ती तौर पर कुछ गुजारा चलता है, लेकिन बीमारी रिबाउंड होकर ज़्यादा आती है। तो फैमिली मेम्बर्स को कभी किसी को हौसला तसल्ली खामखा की, बग़ैर वजह के, बेसलेस नहीं देनी चाहिए। ना फैमिली मेम्बर्स को देनी चाहिए, ना डॉक्टर को। जो फैक्चुअल बात है वो करनी चाहिए। ये जो तसल्लियाँ हैं, ये तसल्लियाँ वहम को बढ़ाती हैं, बेचैनियाँ बढ़ती हैं इससे। कोई भी तसल्ली जब होती है, कोई बंदा आपको तसल्ली देता है, तो वो एक्चुअली आपके वहम को बढ़ाता है। हाँ, अगर बीमारी नहीं है और आप तसल्ली वैसे देते हैं तो वो ठीक बात है। लेकिन अगर किसी बंदे को ओसीडी है, किसी बंदे को वहम की बीमारी है, जिसे ओसीडी कहते हैं, तो फिर आप उसे तसल्ली नहीं देंगे। लेकिन अगर वैसे कोई बंदा कहता है कि जी मैं कारोबार करने लगा हूँ, तो कैसा रहेगा मेरा कारोबार, तो आप कहते हैं कि इंशाल्लाह तुम्हारा कारोबार अच्छा रहेगा, तुम मेहनत करोगे तो उसका नतीजा सामने आएगा, तो आप थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। लेकिन जब आपको कोई बंदा वहमी नज़र आता है, जिसको ये वहम होता है कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना, फिर वो अपना हिसाब किताब लगता है, फिर वो अपने आप को बेल आउट करता है। जो 4 स्टेप फार्मूला है कि ये तुम नहीं, तुम्हारी एंग्जाइटी की बीमारी बोल रही है, और किसी तरह तुम्हारे दिमाग ने ये सीख लिया है, अभी पहले जो काम करने वाला है वो कर लो, ये बाद में देखते रहना। और फिर आप अपने आप को शाबाश देते हैं कि मैंने इससे सही जवाब दे दिया है, सही निपटा दिया है। क्योंकि जब हम ये कहना शुरू होते हैं कि नहीं, मेरे अब्बा की उम्र तो मुझसे दुगनी थी, मेरे अब्बा तो डायबिटिक थे, मेरे अब्बा तो कमज़ोर थे, मैं नहीं, मुझे नहीं होगा, मैं तगड़ा हूँ, फिर आपके ज़हन में आएगा कि फ़लाँ एथलीट को तो हो गया था, वो भी तो तगड़ा था। फिर आपका जहन आपको काउंटर आर्गूमेंट्स देना शुरू कर देगा। एक ऐसा मुकदमा चलना शुरू हो जाएगा जिसमें आप ही वकील इस्तगासा हैं, आप ही वकील सफाई हैं, और आप ही जज हैं, और मुकदमे का कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ डेट पड़ेगी। तो कई दफ़ा आप अपने आप को एक फ़िक्रा कह सकते हैं। ये सेरेनिटी प्रेयर का एक छोटा फ़िक्रा है, देयर इज़ नो वे टू नो। आप अपने आप को कहते हैं देयर इज़ नो वे टू नो, कोई तरीका नहीं है पता करने का। और मान लो इस बात को कोई तरीका नहीं है, और शुरू में आप कहते नहीं कोई तरीका तो होगा, लेकिन जब आप अपने आप को कहते रहते हैं ना कि कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है, तो यू लर्न दिस, डीप डाउन यू लर्न दिस। और आपको पता चल जाता है कि जहाँ बेबसी का मामला है, वहाँ आप अपने आप को कहते हैं कि कोई तरीका नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है, तो दुकान बंद हो जाती है, आपके दिमाग की दुकान बंद हो जाती है। वरना दुकान खुली रहती है और ये काम चलता रहता है कि ये करके देखो,
फलां ने ये किया था, वो करके देखो, फलां ने वो किया था। सीखना ही पड़ेगा। लाइफ में अगर हम आए हैं, ज़िंदगी में हम आए हैं, तो हमें सीखना पड़ेगा अपनी बेबसी को, जहाँ वो है उसे कबूल करना पड़ेगा। क्योंकि हम सब दुनिया में आते हैं तो हमें चैलेंजेस आते हैं, और इस दुनिया से कोई सलामत जाएगा नहीं। आपको समझ में बात आ गई कि जब हर इंसान, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो फ़कीर हो, चाहे वो कोई भी हो, आखिर में वो बच के नहीं जाएगा, इस दुनिया में ज़िंदा बच के नहीं जाएगा। दुनिया में आधे लोग तकरीबन सोने से डरते हैं कि कहीं सोते में ना मर जाए। बहुत सारे लोग जिनको नींद नहीं आती, उसकी वजह ये होती है कि उनको डर लगता है कि कहीं सोते में ना मर जाए। लेकिन देयर इज़ नो वे टू नो। अगर आप इसे एक फ़िक्रे को समझ जाते हैं कि जहाँ आपकी बेबसी है, आपकी बेचैनी ज़ीरो हो जाएगी। अगर आपकी बेबसी है कि आप उड़ नहीं सकते, तो आपको परिंदे जब उड़ते नज़र आते हैं आसमान पे, तो आपको बहुत बेचैनी हो कि आप नहीं उड़ सकते, ये परिंदे क्यों उड़ते हैं। लेकिन कहीं भी अगर हमें बेबसी का सामना होता है, तो एक फ़िक्रा है छोटा सा, जो आपकी ज़बान पे अगर रहता है तो आपको एंग्ज़ाइटी से बिल्कुल निजात मिल जाती है। देयर इज़ नो वे टू नो फॉर श्योर। जब भी कोरोना का ख्याल आए, या इस हवाले से कोई एंग्ज़ाइटी आए, या कोई और एंग्ज़ाइटी आए जिस पे बस नहीं चलता, जैसे कि रिलैप्स का ख़तरा, जितना ज़्यादा वालिदैन को ये वहम होगा कि हमारा बच्चा कहीं रिलैप्स ना हो जाए, तो वो क्या करेंगे भला? उसके इर्द गिर्द घेरा डाल के बैठे, कंट्रोलिंग उतनी ज़्यादा, उसको कंट्रोल करेंगे कि तू हिली ना है, तो तू बिस्तरे पे बैठा रहो। पैरा तुम्हें हम पराठे खिलाते हैं, तुम्हें हम जो कहो खिलाते हैं, तुमने हिलना नहीं है यहाँ से। लेकिन यू विल हैव टू लेट गो। इसको कहते हैं लेट गो, लेट गॉड हैंडल इट। लेट गो, लेट गॉड, लेट गो, लेट गॉड हैंडल इट। ये इसमें जो बुनियादी तरीका है कि हमारे पास का नहीं है ये मामला, खुदा को हैंडल करने दो। और इसका एक और भी तरीका है, क्योंकि बहुत से लोगों को इस बात की एंग्जाइटी होती है कि वो मर तो नहीं जाएंगे। जगह जगह मुख्तलिफ टाइम पे सफ़र पे जाते हुए, या किसी बीमारी में से गुज़रते हुए, किसी वबा के दौरान ये एंग्जाइटी होती है कि मैं कहीं मर तो नहीं जाऊंगा, जबकि हम सबको पता है पक्का कि हमने मर जाना है। अच्छा, ये जो बात है कि आप हर वक्त जीने के लिए भी तैयारी पकड़े हुए हैं और आप हर वक्त मरने के लिए भी तैयारी पकड़े हुए हैं, तो ये है वो आसान तरीका जो बेचैनी से बचाने का है कि प्लान ए भी तैयार है, प्लान बी भी तैयार है। एक बैकअप प्लान होता है, और जो बैकअप प्लान है वो प्लान ए का बी होता है और प्लान बी का ए होता है। अगर कोई चीज़ ऐसी होनी है जो कि आपके इख्तियार से ही बाहर है, तो उहदे च खप कर दी। और अगर कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी, तो फिर आप उसकी कदर करेंगे कि नहीं करेंगे। जब मैंने कहा कि वो फरिश्ता आता है तो कहता है कि जी मैं आपकी रूह कब्ज़ करने आया हूँ, तो फिर सामान बनो। तो मैं कहता अच्छा जी ठीक है, और क्या कह सकते हैं आप? मुझे बताएं कि आपको खुशगवार हैरत के लिए और पुरस्रार तंगी के लिए तैयार रहना होगा। दिस इज़ लाइफ, और इसकी दोनों की सलाहियत आप में मौजूद है। दोनों की सलाहियत बिल्कुल मौजूद है। तो बहुत आसान तजर्बे होते हैं। जैसे मुझे याद है एक दफ़ा अमेरिका में ट्रेनिंग हो रही थी 7 हैबिट्स की, और डॉक्टर स्टीवन कवी कंडक्ट कर रहे थे उस ट्रेनिंग को। तो उन्होंने एक तजर्बा कराया था जिसमें जो ट्रेनिस थे वो बैठे हुए थे, तो उनको कहने लगे मैं आपको एक तजर्बा कराना चाहता हूँ, अगर आप जैसा जैसा मैं कहता हूँ तो वैसे ही करते जाएं। और फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि आप समझें कि अभी थोड़ी देर में मौत का फरिश्ता आएगा और वो आपकी जान निकाल लेगा। आप आंखें बंद कर लें, लंबा सांस लें। आपको नहीं कह रहा, उन्होंने मुझे कहा, बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने कहा कि समझे आपकी जान निकल गई, और आपकी जान निकल गई है और आप मर गए। तो अब आप मर गए हैं, लेकिन आप अपनी मैयत के इर्द गिर्द फिर रहे हैं। घर में आपकी मैयत पड़ी है और मैयत के इर्द गिर्द आप घूम फिर रहे हैं,
ज़रा तसव्वुर करें, वो मुझे कह रहे हैं कि ये आप मर गए और आपकी मैयत पड़ी है घर में और आप घर में घूम फिर रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, उनको इतलाएं दी जा रही हैं कि जी फौत हो गए डॉक्टर साहब। तो वो लोग आ रहे हैं और आके तो बैठ के इकट्ठे हो गए हैं और मुझे कहते हैं कि आप इधर ही फिर रहे हैं और आपने उनका सेशन नहीं करना बल्कि देखना है कि वो क्या कर रहे हैं। तो आप देखें लोग क्या बातें कर रहे हैं। जहाँ दो लोग बैठ के आपके बारे में बातें कर रहे हैं तो आप एक तितली की तरह उड़ते उड़ते उनके करीब पहुँच गए हैं और सुन रहे हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं मेरे बारे में, और बीवी बच्चे क्या बात कर रहे हैं, दोस्त बाप क्या बात कर रहे हैं। और इस तजर्बे को वो बयान करते रहे कि अच्छा अब आप ये सोचें, अब आप ये सोचें, अब आप ये सोचें। फिर गुस्ल देने की बारी आ गई, फिर वो कफन दफन की बारी आ गई। 45 मिनट्स के अंदर उन्होंने 3 दिन गुजार के तो मुझे बताया कि नाउ हाउ डू यू फील। मैंने कहा आई फील वेरी गुड। और लोग भी बैठे थे, सब ने कहा कि हाँ दिस इज़ गोइंग टू हैपन। और अगर आपने इसको कंफर्टेबली अपने आप को इस तजर्बे में से ज़िंदगी में गुजार लिया तो आपकी बेचैनियाँ दूर हो जाएंगी। कम से कम ज़िंदगी जीने का मज़ा तो आपको आ जाएगा ना। ये जो हर वक्त धड़का लगा रहता है कि पता नहीं आज की होएगा, ते कल की होएगा, ते कोरोना नाल की होएगा, जो बेचैनी है उसके आगे भागने की बजाय मुड़ के बेचैनी की आंखों में आंखें डाल के देखने की ज़रूरत है। एक दफ़ा आप करके देखें। मैं आपको बताऊं कि साइंसदान ये कहते हैं कि फील द फियर, फील द फियर एंड डू इट एनीवे। फील द फियर एंड डू इट एनीवे। फंक्शनैलिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए। फंक्शनैलिटी जो नहाना धोना है तो वो ख़राब नहीं होना चाहिए। जो काम करने के लिए आपने जाना है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। कोरोना और नो कोरोना रूटीन आपकी, अगर फंक्शनैलिटी को ख़राब करेंगे, अगर आप अपने आप को फ्रीज़ कर लेंगे, क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं, फ़ाइट और फ्लाइट और फ्रीज़। अगर आप फ़्लाइट ले लेते हैं यानी भाग जाते हैं तो आपको पीछे एक खौफ आपके चलता रहेगा। अगर आप फ़ाइट करेंगे, लड़ेंगे, तो या आप जीतेंगे या आप हारेंगे। लेकिन अगर आप फ्रीज़ हो जाएंगे तो आप डिसफंक्शनल हो जाएंगे। फ़ाइट की चॉइस लेंगे प्लस आप मान लेंगे कि देयर इज़ नो वे टू नो कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। ये जो बीमारी है इसमें अनसर्टेनिटीज़ मौजूद हैं, इसमें अनकंट्रोलेबिलिटी मौजूद है, इसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी मौजूद है। और आपको मैं खुश रहने का रास्ता बता रहा हूँ बस। ये जो आपको चाहिए रास्ता, ये जो पीस ऑफ माइंड चाहिए। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके बच्चे 3-3, 4-4 साल से नशे के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आप उनके चेहरे पे एक नज़र डालें तो आपको दुखों के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। मैं बिल्कुल आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि उनके चेहरे पे आप नज़र डालें तो आपको उदासियों के सिवा कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि उनको धड़का लगा हुआ है कि शायद ये कोई ख्वाब है कि जो अभी टूट जाएगा। उनको धड़का लगा हुआ है और वो जानना चाहते हैं पक्का। वो चाहते हैं कि कोई उनको पक्का लिख के दे। आपको इस धड़के से जान छुड़ानी है, क्योंकि जो ही ये धड़का आपके चेहरे पे नज़र आता है तो आपका बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता। वो कोशिशें कर रहा होता है, वो जिद्दोजहद कर रहा होता है। अगर आप ये इस तरह की चीज़ों को मान लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी लिबरेट हो जाती है, आज़ाद हो जाती है। उसमें जो कांटे चुभे रहते हैं ना, वो पुराने ज़माने में आप कहानियाँ पढ़ते थे ना कि जिस्म में सुइयाँ चुभी हुई हैं और वो सुइयाँ निकाली जा रही हैं और ऐसा हो रहा है। वो क्या होती थी कहानियाँ? वो यही है कि वो सुइयाँ चुभ हो रहे हैं और तकलीफ़ बढ़ रही है और एक निकाल रहे हैं और तकलीफ़ जो है वो कम होती जा रही है। बी वेरी सिंपल। जिस बात का नहीं पता तो कह दो नहीं पता। सिंपल सी बात यह है, कल क्या होने वाला है। हाँ, आपके इरादे अपनी जगह अल्लाह ताला ने बड़े दिए हैं, आपको इरादे दिए हैं। परिंदों को इरादे नहीं दिए, परिंदों को थिंकिंग नहीं दी। फरिश्तों को इरादे नहीं दिए, फरिश्तों को थिंकिंग नहीं दी। इंसानों को फ़ैसला करने की आज़ादी दी है कि देखो तुम्हारा दिल ये चाहता है लेकिन तुम फैसला कर सकते हो कि ये नहीं करना। बहुत दफ़ा हमारे सामने एक सिचुएशन आती है जिसमें हमारा दिल चाहता है कि ये करें
और फिर हम अपने अंदर से सोचते हैं कि ये नहीं करना। लेकिन दूसरे परिंदे और जानदार इस चॉइस से महरूम है। सिर्फ इंसान चॉइसेस ले सकता है, सही या गलत, और उसके ऊपर हमें नाज करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें चॉइसेस दी हैं। चॉइसेस कि अगर हम चाहें तो खाना कम खाएं, चाहें तो ज़्यादा खाएं, चाहें तो वॉक करें, चाहे तो ना करें, और इम्कान है कि अगर हम चाहें तो जल्दी सोएं, चाहें तो रात सारी जागते रहें, चाहें तो घर वालों से लड़ाइयाँ करें, चाहे तो कहीं नहीं यार मेरे घर वाले ने इन्हां नाल की लड़ने बाहर जाके किसी नाल। यानी अंदाज़ा करें कि आखिर में जब बंदा इस दुनिया से जाने लगे तो उससे पूछा जाए कि कितनी चीज़ें हैं जिनका तुम फिक्र करते रहे और वो कभी भी नहीं हुई। कितनी चीज़ें हैं जिनका तुम फिक्र करते रहे और वो कभी भी नहीं हुई। तो हर बंदा इसी नतीजे पे पहुंचेगा कि 99% चीज़ें कभी हुई नहीं जिसका हम फिक्र करते रहे। मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर लोग फॉल्स बातें करते हैं, ज़्यादातर लोग तसल्लियाँ फॉल्स देते हैं। इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। साइंस कहती है कि जो फैक्चुअल पोजीशन है, जो फैक्ट्स हैं, उनके बारे में अगर आप फोकस करेंगे तो उससे फ़ायदा होगा। और अगर आपको किसी बात का नहीं पता तो आप कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता। अगर आपका बच्चा आपसे पूछता है कोई बात, वो कहता है कि हुण भी तुहानू मेरे ते ख्याल है कि मैं नशा करांगा, तो आसान तरीन जवाब है कि मुझे नहीं पता। शक करना और दिल में शक आना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो अगर आप अपने आप को फैक्ट्स तक महदूद रखेंगे, आप एक सच्ची बात करेंगे, एक खरी बात करेंगे, तो उससे आपको और दूसरे लोगों को भी इंशाल्लाह से फ़ायदा होगा।